हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम आज आपके लिए सीबीएसई क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो इस चैप्टर में जो है हम ऑलमोस्ट 7 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, लेकिन इस क्लास में, आज की क्लास में हम इसके शुरू के 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा आज का वो होगा कि चुनाव क्या होता है, मींस इलेक्शन क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि चुनाव और लोकतंत्र किस तरीके से रिलेटेड है, मींस डेमोक्रेसी और इलेक्शन किस तरह से जो है इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, वो हम देखेंगे। और साथ में जो हम आज की क्लास में समझेंगे वो समझेंगे कि जो इलेक्शन सिस्टम है वो कितने टाइप्स के होते हैं और इंडिया में किस इलेक्शन सिस्टम को, किस तरह की चुनाव प्रणाली को इंडिया में अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। इलेक्शन क्या होता है, चुनाव क्या होता है, इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा गौर करना। देखो, ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो ना मेनली 4 सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, 4 सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो होता है लोकतंत्र, मींस या तो वो कंट्री जो होगी वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। दूसरा सिस्टम होता है राजतंत्र, मींस या तो वो कंट्री मोनार्की सिस्टम पर बेस होगी। तीसरा होता है सेना का शासन, सैन्य शासन, या तो वहां पर क्या होगा, मिलिट्री रूल होगा, या फिर वहां पर होगा तानाशाह, डिक्टेटरशिप। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब जो हमारा पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है वो सारी की सारी कंट्री इनमें से किसी ना किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलती है। या तो उस कंट्री में डेमोक्रेसी होगा, या तो उस कंट्री में मोनार्की सिस्टम होगा, या तो उस कंट्री में जो होगा मिलिट्री रूल होगा, या फिर वहां पर क्या होगा, डिक्टेटरशिप होगी। अब इन सभी सिस्टम में, इन चारों सिस्टम में जो सबसे अच्छा सिस्टम है वो होता है डेमोक्रेसी। और जिस कंट्री ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया होता है, जिस कंट्री में लोकतंत्र होता है, उस कंट्री को सबसे ज्यादा अच्छा और ट्रस्टेबल माना जाता है, जैसे हमारा इंडिया। इतना समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन अब जो है हम मूव करते हैं आज की क्लास के पहले टॉपिक से, जो है चुनाव, मींस इलेक्शन क्या होता है, हम ये समझते हैं। देखो, अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि चुनाव क्या होता है, तो इसका एक प्रॉपर आंसर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इलेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम अब ये समझते हैं कि चुनाव होता क्या है, एक्चुअल में जो इलेक्शन होता है वो होता क्या है। देखो, चुनाव जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन, इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है। क्या होता है? प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वोट देते हैं, और वोट देने के बाद हम अपना जो है नेता चुनते हैं, मींस अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इतना समझ में आ गया? इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने लीडर को चुनते हैं, हम अपने नेता को चुनते हैं, और वो नेता, वो लीडर मिलकर जो है सरकार का निर्माण करते हैं, और वो सरकार पूरे देश को चलाती है। तो इतना समझ में आ गया इलेक्शन क्या है? इलेक्शन एक प्रोसेस है, इलेक्शन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जो है नेता को चुनते हैं, और वो नेता सरकार का निर्माण करते हैं, और वो सरकार पूरे देश को चलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्शन क्या होता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप उसका जो है एक प्रॉपर आंसर बता पाओगे। अब हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की होती है। देखो, आप ना कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कभी जो है हम जो है डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, कभी जो है हम इलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको जो है अभी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, डेमोक्रेसी जो होता है, लोकतंत्र जो होता है, वो 2 तरह के होते हैं। डेमोक्रेसी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं इसके? एक तो होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, और एक होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। ठीक है, मतलब जो कंट्री होती है, लोकतांत्रिक कंट्री होती है, या तो वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, या तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। इन्हीं दोनों में से एक होगा।
अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, ये आपसे शॉर्ट में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप पहले ये जानो। देखो, जिस कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी वहां पर क्या होता है, वहां पे जो जनता होती है, जो पीपल्स होते हैं, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, निर्णय लेने में। निर्णय लेने में मींस डिसीजन मेकिंग में जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक कंट्री है जहां पर जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वहां पर जनता डायरेक्ट चुनेगी। वो क्या करेगी, जनता एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी, जितने भी उस कंट्री की जनता होगी वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी और वहां पर वो डिसीजन लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, और ये कहां पे पॉसिबल होता है, ये छोटे देशों में पॉसिबल होता है। छोटे देश जहां पर जो जनसंख्या कम होती है ना, वहां पर ये पॉसिबल होता है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या एक जगह पर कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती है। तो जहां पर छोटा देश होता है, जहां पे कम जनसंख्या के लोग होते हैं, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको देखने को मिल सकती है। और वहां पर क्या होता है, वहां पे जो भी डिसीजन होते हैं वो डायरेक्ट कौन लेता है, वो डायरेक्ट लेती है जनता, जो सिटीजन होते हैं वहां के, वो लेते। और जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। क्या करती है, अपने प्रतिनिधि मींस अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। ठीक है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या होगा, वो लेगा निर्णय। ठीक है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर जो जनता है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रही है डिसीजन मेकिंग में, जनता जो है डायरेक्ट डिसीजन ले रही है। लेकिन यहां पर क्या होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, मतलब जिस कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा वो क्या करेंगे, वहां पर क्या होगा, वहां पर जनता पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, अपने नेता को चुनेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो जो नेता होंगे वो लेंगे निर्णय। समझ में आ गया। हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने नेता को चुनते हैं और वो नेता क्या करते हैं, बाद में डिसीजन लेते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब जो हम समझेंगे क्वेश्चन कि चुनाव और लोकतंत्र जो है कैसे रिलेटेड है एक दूसरे के, तो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं कि जो इलेक्शन और डेमोक्रेसी होते हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, हम ये समझते हैं। देखो, आपने एक कॉइन तो देखा होगा, कॉइन जो मेनली 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के या 10 रुपए के जो सिक्के होते हैं वो आपने जरूर देखे होंगे। अब उस सिक्के में क्या होता है, उस सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, एक हेड और एक टेल। इतना समझ में आ गया, एक हेड और एक टेल। अगर उस सिक्के में से हेड या टेल कोई भी एक हटा दो, चाहे हेड हटा दो या टेल हटा दो, क्या उस सिक्के की कोई वैल्यू रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक उसी तरीके से जो हमारा देश है, उस देश में अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, लोकतंत्र नहीं होगा, तो वहां पर चुनाव भी नहीं होंगे, मींस इलेक्शन नहीं होंगे। इतना समझ में आ गया आपको। मींस जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होगी वहीं पर इलेक्शन होंगे, और जहां पर इलेक्शन होंगे वहां पर डेमोक्रेसी होगी। अगर डेमोक्रेसी नहीं तो इलेक्शन भी नहीं। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको ही समझाता हूं कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि आपके क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, वो ऐसे पूछा जाता है कि चुनाव और लोकतंत्र एक ही सिक्के के 2 पहलू है। इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी आर दी 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन इट। समझ में आ गया। तो आप कैसे बताओगे, देखो जिस तरीके से एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, ठीक उसी तरीके से एक अगर कंट्री है वहां पर अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पर इलेक्शन भी होगा, वहां पर अगर इलेक्शन है तो वहां पर डेमोक्रेसी भी होगा। अगर डेमोक्रेसी नहीं तो इलेक्शन नहीं, और इलेक्शन नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं। अब आइए समझते हैं कैसे, ये चीज क्यों बोल रहा हूं। देखो, जिस कंट्री में अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी जिस कंट्री में, मान लो एक कंट्री है वहां पर डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या वहां पे लोगों को राइट्स होंगे, राइट्स होंगे नहीं होंगे। राइट्स नहीं होंगे क्या, तो क्या लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, नहीं होगा। वोट देने का अधिकार नहीं होगा तो क्या लोग वोट दे पाएंगे, इलेक्शन होगा क्या वहां पे, नहीं होगा। समझ में आ गया। जहां पे डेमोक्रेसी नहीं होगी वहां पे जनता को कोई अधिकार नहीं होंगे, और जनता को अगर कोई अधिकार नहीं होंगे तो जो है जनता वोट नहीं दे पाएगी, और जनता अगर वोट नहीं दे पाएगी तो वहां पे इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये तो नहीं पहली बात। अब दूसरा पहलू देखते हैं, जहां पर अगर मान लो इलेक्शन नहीं होंगे, अगर यहां पे इलेक्शन नहीं होंगे
तो क्या कौन व्यक्ति चुना जाएगा? जहां पर इलेक्शन नहीं होंगे वहां पर किस व्यक्ति का शासन होगा? तुम्हें लगता है कि वहां पर कोई एक अच्छा व्यक्ति का शासन होगा? कभी भी नहीं। जहां पर इलेक्शन नहीं होंगे वहां पर पावर किसके हाथ में चली जाएगी? वहां पे पूरे देश की बागडोर किसके हाथ में चली जाएगी? वहां पर पूरे देश की जो सत्ता होगी, जो पूरी पावर होगी, वो किसी ऐसे पर्सन के पास चली जाएगी जो पावरफुल होगा। ठीक है, अगर इलेक्शन नहीं होगा तो पावर किसके हाथ में चली जाएगी? पावरफुल पर्सन के हाथ में। अब वो पावरफुल पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे देश में जैसे अंबानी हो गए। अगर हमारे देश में इलेक्शन नहीं होगी तो पावर किसके हाथ में चली जाएगी? उनके हाथ में चली जाएगी। जैसे तुम देखते हो ना, अगर नॉर्थ कोरिया के बारे में मैंने इससे पहले भी तुम्हें बता रखा है कि नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, इलेक्शन नहीं होता, और इसीलिए सारी पावर किसके हाथ में? वहां पे एक पावरफुल पर्सन है, किम जोंग, उसके हाथ में सारी पावर है। तो जहां पे इलेक्शन नहीं होगा वहां पर क्या होगा? सारी पावर किसी पावरफुल पर्सन के हाथ में चलेगी। और जहां पर पावरफुल पर्सन के हाथ में पावर चली जाएगी तो क्या वो हमारे लिए काम करेगा? कभी नहीं। वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? जनता को राइट्स नहीं देगा। वहां पे राइट्स होगा? नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर इलेक्शन नहीं होगा तो सारी पावर किसके हाथ में चली जाएगी? किसी पावरफुल पर्सन के हाथ में चली जाएगी। जब पावरफुल पर्सन के हाथ में राइट चली जाएगी तो वो क्या करेगा? जनता को कोई भी अधिकार नहीं देगा। और जनता को अगर कोई अधिकार नहीं होंगे तो वहां पर डेमोक्रेसी भी नहीं होगी। क्योंकि तुम देखोगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या मिलता है? हमें राइट्स मिलते हैं। राइट्स ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? तो समझ में आ गया, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं होगी वहां पर इलेक्शन नहीं होंगे, और जहां पर इलेक्शन नहीं होंगे वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। इतना समझ में आ गया आपको? अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो इलेक्शन सिस्टम है इंडिया का वो किस तरीके का है। तो आइए अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इलेक्शन सिस्टम मींस चुनाव प्रणाली। देखो, जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ, उस टाइम पे हमारे देश के सामने दो विकल्प थे। दो विकल्प कौन से थे? देखो, ये तो फिक्स था कि हम इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि हमारे नेताओं ने, हमारे लीडर्स ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि इंडिया में क्या होगा, इंडिया में इलेक्शन करवाए जाएंगे और इलेक्शन करवा के ही हम डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन होगा तभी तो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगी। तो ये चीज तो फिक्स थी। लेकिन जब बात आई कि हमें चुनाव करवाना है, हमें इलेक्शन करवाना है, तो उस समय इंडिया के सामने एक चुनौती आ गई कि हम जो इलेक्शन सिस्टम अपनाएंगे, क्योंकि इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन के लिए कोई सिस्टम तो अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। तो उस समय भारत के सामने दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था एफपीटीपी सिस्टम का और एक ऑप्शन था पीआर सिस्टम का। तो आइए अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये एफपीटीपी सिस्टम क्या होता है और पीआर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद इंडिया ने इसमें से कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया, क्या हुआ, अब हम समझते हैं इसको। ओके, तो जो दो तरह के इलेक्शन सिस्टम होते हैं हमारे, जो दो तरह की चुनाव प्रणाली होती है हमारी, उसमें से एक हमारी होती है एफपीटीपी सिस्टम, ठीक है, और एक हमारा होता है पीआर सिस्टम। अब हम बारी बारी से इसको जो है समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एफपीटीपी सिस्टम को, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एफपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ध्यान से समझ लेना। ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं एक बार आपको समझ में आके कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। समझ में आ गया? तो शुरू करते हैं हम एफपीटीपी सिस्टम से। देखो, एफपीटीपी सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होती है? एफपीटीपी सिस्टम की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। जीत की प्रणाली। देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिस पर्सन को, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए वो व्यक्ति जीता हुआ माना जाता है। जिस पर्सन को या फिर जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए वो व्यक्ति जीता हुआ माना जाता है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एग्जांपल से बढ़िया आपको किसी तरीके से नहीं समझ में आएगा। अगर आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि एफपीटीपी सिस्टम होता क्या है। मान लो 5 पार्टी हैं, ए बी सी डी ई, इलेक्शन हुए और इलेक्शन में 5 पार्टी के मेंबर खड़े हुए हैं। एक ए बी सी डी ई,
ठीक है, वोटिंग हुई, वोट पड़े और इनको जो है वोट्स मिले कितने, मान लो 100% वोट में से ए को मिले 30% वोट, बी को मिले 15% वोट, सी को मिले 5% वोट, डी को मिले 10% वोट और रिमेनिंग जो मिले हैं वो मिले हैं इसको, ई को। ठीक है, रिमेनिंग वोट जो है इसको मिले ई को। तो इसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं 30%, वो व्यक्ति जीता हुआ माना जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले। अब मान लो कि अगर 5 जने खड़े हुए हैं या 10 जने खड़े हुए हैं, अगर किसी को 10% वोट मिले हैं और अगर उससे ज्यादा किसी को 11% वोट मिले हैं, तो जिसको 11% वोट मिले होंगे ना, वो व्यक्ति जीत जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? तो एफपीडीबी सिस्टम क्या होता है? एफपीडीबी सिस्टम में क्या होता है कि जिस पर्सन को या जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो व्यक्ति जीता हुआ माना जाता है, वो व्यक्ति जो है उस इलेक्शन को जीत जाता है। अब इसमें जो है ये आपको ये कोई कोटा नहीं होता कि आपको इतने % मिनिमम चाहिए वोट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें जिस पर्सन को वोट मिलेंगे सबसे ज्यादा, वो व्यक्ति जीत जाएगा, चाहे वो आपके 10% ही क्यों ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा है ना अगर आपके उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आपको जो है जीत मिल जाएगी। इतना क्लियर हो गया? इसको कहते हैं एफपीडीबी सिस्टम, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। जो सबसे आगे वो ही जीते, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो व्यक्ति जीत जाएगा। इसको कहते हैं एफपीडीबी सिस्टम। देखो, इसकी कुछ अच्छाइयां भी है, कुछ बुराइयां भी है। अच्छाइयां हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले इसकी बुराई देख लो कि इस सिस्टम की बुराई क्या है। देखो, इस सिस्टम में क्या होता है, 30% लोग हैं जो चाहते हैं कि ए जीत जाए, 30% लोग, लेकिन 70% ऐसे भी तो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये ना जीते, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति जीत जाता है और इसी के हाथ में सारी पावर आ जाती है। तो ये तो होता है हमारा एफपीडीबी सिस्टम। कभी इसके ड्रॉबैक पूछेगा तो आप ये ड्रॉबैक इसका बता सकते हो, ये उसकी कमी है वो आप बता सकते हो। इसको हम डिटेल में अभी आगे समझेंगे इसको। तो एफपीडीबी सिस्टम क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पीआर सिस्टम की, कि पीआर सिस्टम क्या होता है। लेकिन पीआर सिस्टम को समझने के लिए आपको थोड़े से ज्यादा अपने दिमाग की कसरत करनी पड़ेगी, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस हो जाना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं वो एफपीडीबी सिस्टम के थ्रू भी होते हैं और पीआर सिस्टम के थ्रू भी होते हैं। मैं वो भी बताऊंगा अभी कि एफपीडीबी सिस्टम के थ्रू कौन कौन से इलेक्शन होते हैं और पीआर सिस्टम के थ्रू कौन कौन से इलेक्शन होते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन दोनों तरीके से जो हमारे देश में इलेक्शन होते हैं वो पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगा कि कौन से इलेक्शन होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो देखते हैं हम पीआर सिस्टम की, पीआर सिस्टम क्या होता है। देखो, पीआर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं समानुपातिक प्रणाली, समानुपातिक प्रणाली। इतना समझ में आ गया आपको? पीआर सिस्टम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं समानुपातिक प्रणाली। मतलब समान अनुपात में, समान अनुपात में। अब समान अनुपात में का मतलब यह नहीं है कि जितनी भी सीट्स पर इलेक्शन होते हैं वो सभी पार्टियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इसे भी हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता क्या है, समानुपातिक प्रणाली क्या होती है। मान लो कि कंट्री है और उस कंट्री में जो है टोटल 100 सीट्स पर इलेक्शन होने हैं। कितनी सीट्स पर इलेक्शन होते हैं? 100 सीट्स पर इलेक्शन होने हैं। ये मान के चलो, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं तो आपको जो है ये एजम्पशन करना है कि 100 सीट पर इलेक्शन हो रहे हैं। अब उस 100 सीट के लिए 5 पार्टी के मेंबर खड़े हो रखे हैं। कितने में पार्टी के मेंबर खड़े हो रखे हैं? 5 पार्टी के मेंबर, ए, बी, सी, डी और ई। 5 पार्टी के मेंबर खड़े हो रखे हैं। अब क्या हुआ, वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद जो है ए पार्टी के मेंबर को मिले 30% वोट, बी पार्टी के मेंबर को मिले 15% वोट, सी पार्टी के मेंबर को मिले 10% वोट,
डी पार्टी के मेंबर को मिले 10% वोट और रिमेनिंग वोट्स किसको मिल गए? रिमेनिंग मिल गए ई पार्टी के मेंबर को। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो, नॉर्मली जो एफपीटीपी सिस्टम था इसमें क्या था कि जिस पर्सन को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति जीत जाएगा, और सारी की सारी जो वहां पर जो है बाकी किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा किसको मिलेगा? जिस पर्सन को सबसे ज्यादा वोट मिले उसी को सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा सा उल्टा है। यहां पर क्या है? यहां पर जिस पार्टी के मेंबर को जितने परसेंट वोट मिलेंगे उसको उतनी परसेंट सीटें मिलेंगी। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो, समझने की कोशिश करना। देखो यहां पर 100 सीटों पर जो है इलेक्शन होने थे, तो ए पार्टी को अगर 30% वोट मिले तो उसको 100 में से 30% मतलब 30 सीटें मिल जाएंगी। किसको मिल जाएंगी 30 सीटें? ए को मिल जाएंगी 30 सीटें। मतलब ए जो पार्टी होगी उसको कितनी सीटें मिलेंगी? 100 में से 30 सीटें मिलेंगी। जो बी है, बी को 15% वोट मिले थे, 15% वोट, तो इसको 100 में से 15% सीटें मतलब 15 सीटें मिल जाएंगी। सी को 10% वोट मिले थे, 10% वोट टोटल वोट में से, तो इसको 10% सीट मतलब 10 सीट मिल जाएंगी। डी को भी 10% वोट मिले थे, तो इसको भी 10% सीटें मिल जाएंगी, 10 सीटें मिल जाएंगी। और डी को जो ई को जो बची हुई सीटें होंगी वो ई को मिल जाएंगी। तो इतना समझ में आ गया। और ये सभी मिलकर क्या करेंगे? गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट होगा उस गवर्नमेंट में जितने भी जो पद होंगे वो सभी मेंबर्स में बांटे जाएंगे। जिसको जितनी परसेंट सीटें मिलेंगी उसको उतनी परसेंट, जिसको जितने परसेंट वोट मिलेंगे उसको उतनी परसेंट सीटें मिल जाएंगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको पोस्ट भी दिए जाएंगे। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि एक ही के हाथ में सारी पावर चली जाएगी, एक ही पार्टी के पास में सारी पावर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। यहां पर सभी पार्टी के मेंबर को वोटिंग के प्रोपोर्शन में सीटें मिलेंगी। जितने परसेंट वोट उतनी परसेंट सीटें। इसी को कहते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। यहां पर एक भी वोट बेकार नहीं जा रहा है। तुम यहां पर क्या देख रहे थे कि यहां पर 30% लोग जो है वो चाहते जीत जाए, तो वो जीत रहा है, लेकिन 70% वोट जो है वो बेकार जा रहे हैं। लेकिन यहां पर तुम क्या देख रहे हो? अगर 30% वोट मिले तो 30% सीटें मिल गई, 15% वोट मिल रहे तो 15% सीटें मिल गई। तो यहां पर जो है वोटिंग के प्रोपोर्शन में सीटें मिल जाती है, मतलब जितने परसेंट वोट मिलेंगे उतनी परसेंट सीटें मिलेंगी। इसी को कहते हैं हम समानुपातिक प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, लेकिन आप जो है इतना डीपली मत पढ़ो 11th लेवल पर, क्योंकि अगर आपने इतना डीपली पढ़ने की कोशिश की तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये जो है आप अपने बड़े लेवल के लिए छोड़ दो, ताकि आप जो है जब कॉलेजेस वगैरह करोगे तो आपको वहां पर ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप बस अभी इतना ध्यान रखो कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है वो होता क्या है, इतना ध्यान रखना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिसको जितने परसेंट वोट मिलेंगे उसको उतनी परसेंट सीटें मिल जाएंगी, और सभी के सभी मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, और सभी को वोटिंग के प्रोपोर्शन में जो है पोस्ट वगैरह दी जाएगी। अब किस किस प्रोसेस में कौन कौन से इलेक्शन होते हैं ये देखो एफपीटीपी सिस्टम जो होता है, एफपीटीपी सिस्टम में लोकसभा के इलेक्शन, राज्य के इलेक्शन, या फिर ग्राम पंचायत, जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सारे के सारे एफपीटीपी सिस्टम के थ्रू होते हैं हमारे इंडिया में। पीआर सिस्टम में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा, इनके जो इलेक्शन होते हैं वो पीआर सिस्टम के थ्रू होते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो पीआर सिस्टम के थ्रू होते हैं। बाकी जितने भी इलेक्शन होते हैं हमारी कंट्री में वो सारे के सारे एफपीटीपी सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। तो आपको एफपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम समझ में आ गया। अब आपको एफपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन डिफरेंस में पूछ ले कि एफपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? अब आइए हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। ठीक है, तो जो सबसे पहला डिफरेंस देखा जाता है दोनों के बीच में, ठीक है, एफपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम के बीच में जो सबसे पहला डिफरेंस देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि यहां पर क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, ठीक है, वही जीतेगा।
जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति जीत जाएगा। किसमें? एफपीडीपी सिस्टम में। जबकि यहां पर क्या होगा, जिसको जितने परसेंट वोट मिलेंगे, जितने परसेंट वोट मिलेंगे उसे उतनी परसेंट सीटें मिलेंगी। तो पहला डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहां पर क्या देखोगे तुम, यहां पर वोट बेकार जाते हैं, बहुत सारे वोट बेकार जाते हैं, और यहां पर वोट बेकार नहीं जाते। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पर वोट बेकार जाते हैं, यहां पर वोट बेकार नहीं जाते। अच्छा, एफपीडीपी सिस्टम जो है वो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए, ठीक है, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए मींस एफपीडीपी सिस्टम में जो लोग वोट दे सकते हैं वो पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और अनपढ़ भी हो सकते हैं, दोनों लोग वोट दे सकते हैं यहां पर। लेकिन पीआर सिस्टम में केवल पढ़े लिखे लोग ही वोट दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा पढ़ी वाला काम है ना, तो इसमें केवल पढ़े लिखे लोग ही वोट दे सकते हैं, इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोग वोट दे सकते हैं। इतना समझ में आ गया? तो एफपीडीपी सिस्टम में क्या होता है, एफपीडीपी में जो पूरा देश होता है, पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब देखो, ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जब हम इलेक्शन वाला टॉपिक करेंगे ना कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, तब हमें समझ में आएगा। लेकिन जो पीआर सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, पूरा देश जो होता है, पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होता है, पूरे देश को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और यहां पर पूरे देश को ही एक पार्ट बना दिया जाता है जहां से बहुत सारे लोग चुने जाते हैं। यहां पर एक पार्ट से एक पर्सन को चुना जाता है। यहां पर जितने भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, मान लो कि 543 लोग चुनने हैं यहां से, तो पूरे देश को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसे ही हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। इसको हम डिटेल में तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बस अभी इतना बस जान लो कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, हर निर्वाचन क्षेत्र से हर पार्ट से एक मेंबर को चुनते हैं, और यहाँ पर पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से काफी सारे लोगों को चुनते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एग्जांपल आप दे सकते हो, एफपीडीपी सिस्टम मेनली कहां पर है, इंडिया में है, और पीआर सिस्टम कहां पे है, नीदरलैंड में। तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया कि एफपीडीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है ये दोनों के दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मतलब आज की क्लास में हमने ये जो तीनों टॉपिक किए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और साथ में आपको जो है एफपीडीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी कंफ्यूजन को जल्द से जल्द दूर कर देंगे। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।